मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे भारत के संदर्भ में गठबंधन सरकार इस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। भारत के संदर्भ में गठबंधन सरकार यानी कि कॉलिशन गवर्नमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। आपको मालूम है कि लोकसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और केंद्र में बाकायदे सरकार भी बन गई है। लेकिन सरकार बनी किसकी है, यह आपको सोचना होगा। नो डाउट भारतीय जनता पार्टी को बहुत अधिक सीटें मिली हैं, सबसे अधिक सीटें मिली हैं, लेकिन जो सरकार है वो पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। जो सरकार है वह गठबंधन की सरकार है। गठबंधन यानी कि गांठ बांधी गई है। इसका मतलब यह हुआ कि कुछ और पार्टियां हैं, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी ने गठजोड़ किया है, अपनी गांठ बांध ली है। इसमें जो दो पार्टियां सबसे महत्वपूर्ण है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। एक है बिहार की पार्टी और दूसरी है आंध्र प्रदेश की पार्टी। इन दोनों पार्टियों के समर्थन से केंद्र में सरकार बनी है। देखिए, हमारे संविधान में गठबंधन सरकार जैसे किसी शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। वहां सीधे सीधे कुछ इस तरह का प्रोविजन है कि जो बहुमत जिसके पास होगा उसके नेता को, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे। राइट? तो सीधी सी बात है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास काफी सीटें थी, 540 में मोटे तौर पर कहें तो 272 273 सीटें चाहिए थी, वहां तक वो नहीं पहुंच पाए। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी थी, 250 से कम रहे, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बन करके आए तो उन्होंने सरकार बनाई। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि जो भारतीय राजनीति है, नंबर एक, और दूसरा जो भारतीय परिवेश है, पूरा का पूरा परिवेश की जो मैं बात कर रहा हूं वो राजनीतिक परिवेश की नहीं, सांस्कृतिक, सामाजिक और जो आर्थिक परिवेश है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। उस दृष्टि से जो गठबंधन सरकार है वो क्या भारत के लिए उपयुक्त है या उपयुक्त नहीं है। देखिए, हम लोकतंत्र के अब बिल्कुल नए खिलाड़ी नहीं रह गए हैं। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ है और सच पूछे तो 1935 के अधिनियम के बाद से भारत में जो चुनाव हुए, कहीं न कहीं हम बाकायदे डेमोक्रेसी की एजुकेशन ले रहे हैं। और इस बार के जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं तो हमारे मतदाताओं ने भी लोकतंत्र की अपनी समझ का बाकायदे प्रमाण प्रस्तुत कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में सही मायने में हमारे जो राजनेता हैं, हमारे जो सांसद हैं, क्या इस तरह का प्रमाण प्रस्तुत कर सकेंगे कि देखिए, बाकायदे संसद में भी गठबंधन सरकार इस बेहतर तरीके से चल सकती है। अगर हम इसके बैकग्राउंड में चले जाएं, हम बहुत पीछे नहीं जा रहे हैं। अगर हम 1991 की बात करें, जहां से उदारीकरण की शुरुआत हुई थी, उस समय नरसिंहा राव जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। उनकी जो सरकार थी वो गठबंधन की सरकार थी। आप कल्पना करके देखिए कि गठबंधन की सरकार होने के बावजूद उन्होंने उदारीकरण का फैसला किया, और उस समय वह फैसला बहुत कठिन फैसला था, किया उन्होंने। और फिर लगातार उसी प्रक्रिया को वो आगे बढ़ाते रहे, लगातार बढ़ाते रहे। इस बीच में फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, वो भारतीय जनता पार्टी के लीडर थे, लेकिन उनकी भी जो सरकार थी वो गठबंधन की ही सरकार थी, वो चली। और इसके बाद फिर से कांग्रेस सत्ता में आ गई, लेकिन पूर्ण बहुमत के साथ नहीं, वह भी गठबंधन की सरकार थी और 2014 तक चली। यानी कि 1991 से लेकर के 2014 तक भारतीय राजनीति गठबंधन की सरकार से संचालित होती रही है। अगर आप इस पूरे दौर को देखेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। नो डाउट कि कुछ ऐसे निर्णय नहीं भी लिए जा सके जो लिए जाने चाहिए थे, लेकिन वो तो जो बहुमत की सरकार होगी उसमें भी होते हैं। राष्ट्रीय दृष्टि से बहुत से अच्छे निर्णय लिए जाने चाहिए, लेकिन बहुमत की सरकार भी नहीं लेती है, क्योंकि उसमें उसे अपनी राजनीतिक हानि दिखाई देती है। तो दोस्तों, पहली बात तो यह है कि जो आपका निष्कर्ष होना चाहिए, मैं आपको केवल पॉइंट्स दे रहा हूं, कि जो गठबंधन की सरकार है उसे चलाने का अनुभव हमारे राजनेताओं के पास है। इसीलिए हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि अरे गठबंधन की सरकार है तो सरकार कैसे चलेगी। सामान्यतः देखिए क्या बातें कही जाती हैं। यही कहा जाता है जो दूसरी पार्टी के लीडर्स होते हैं, या कह लीजिए जो दूसरी पार्टी के सांसद होंगे, वो राष्ट्रीय दृष्टि से नहीं सोच पाते, वो अपने क्षेत्रीय हितों को महत्व देते हैं और उसी के तहत वो सरकार पर दबाव डालते हैं, और सरकार उनके दबाव को बर्दाश्त करने के लिए मजबूर होती है, क्योंकि मालूम है कि अगर वो दबाव बर्दाश्त नहीं करेगी तो अपना समर्थन वापस ले लेंगे और सरकार गिर जाएगी।
तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे राष्ट्रीय हितों को चोट पहुंचती है। नो डाउट गठबंधन सरकार में एक दो ऐसी घटनाएं हुई हैं जब श्रीलंका के साथ हमारे संबंध थोड़े से खट्टे हो गए, क्योंकि तमिलनाडु की जो राजनीतिक पार्टी जो केंद्र का समर्थन कर रही थी वो अपने हित चाहती थी, क्योंकि श्रीलंका में मालूम है आपको कि तमिल मूल के लोग बहुत हैं। ठीक इसी तरह से बीच में बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध थोड़े से खराब हुए थे, क्योंकि तीस्ता जल समझौते मामले में हम नहीं कर पाए थे, क्योंकि पश्चिम बंगाल उसमें अपने हितों को देख रहा था। जब आप इस तरीके से विश्लेषण करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, गठबंधन की सरकार तो फिर ठीक नहीं है। लेकिन दोस्तों फिर इसको आप लोकतांत्रिक तरीके से देखने की कोशिश कीजिए। जैसे तमिलनाडु हमारे देश का ही राज्य है ना, तो तमिलनाडु के राजनीतिक दलों को भी तो अपने लोगों के हितों की रक्षा करनी है। और ठीक इसी तरह से पश्चिम बंगाल, उनको लग रहा है कि अगर तीस्ता जल समझौता इस तरीके से हो गया तो हमारे लोगों को नुकसान होगा, तो वो भी तो अपने लोगों के हितों के बारे में ही सोच रहे हैं। और ये पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के जो लोग हैं ये हमारे ही लोग हैं ना, ये भारतीय ही तो हैं। तो इसे आपको थोड़ा सा जो डेमोक्रेसी की जो थ्योरी है उसके तहत सोचना पड़ेगा। जो डेमोक्रेसी है वो बेसिकली दबाव की ही राजनीति है। अब ये जो लीडर है वो देखिए कि कैसे इन दबावों को बर्दाश्त करते हुए उसमें से रास्ता निकाल पाते हैं। डेमोक्रेसी में जब मतदाता मतदान करते हैं, एक पार्टी को हटा के दूसरे को सत्ता में ले आते हैं, तो वो क्या है? क्या वो मतदाताओं का दबाव नहीं है? क्या हमारे जो पूरे के पूरे देश में जो सिटीजन ग्रुप बने हुए हैं, सिटीजन सोसाइटीज बनी हुई हैं और जो दूसरे समूह बने हुए हैं, संगठन बने हुए हैं, वो क्या वो प्रेशर ग्रुप का काम नहीं करते? यह तो बाकायदे आपके सिलेबस का हिस्सा है प्रेशर ग्रुप। तो ठीक है, यहां भी संसद में लोकसभा में प्रेशर ग्रुप है, तो उसमें क्या गलत है? ये भी कहा जाता है कि जो गठबंधन की जो सरकार होती है उसमें स्थिरता नहीं होती, डर रहता है कि वो कभी गिर जाएगी, एप्रीहेंशन भर है, क्योंकि जो सत्ता में है सरकार वो भी अपने स्थायित्व को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कोशिश करती है। लगता है कि जब पानी सिर के ऊपर से ही गुजर गया है तब भले ही सरकार गिरे, अदरवाइज लगातार इस बात की कोशिश होती है कि सरकार बनी रहे। कुछ पार्टियां अगर अपना समर्थन वापस ले रही हैं तो दूसरी पार्टियां समर्थन देने के लिए आगे भी आ जाती हैं। इस तरीके से सरकार अपना कार्यकाल लगभग पूरा कर लेती है। और 1991 से 2000 का हमारा जो इतिहास रहा है वो इस बात को प्रूफ भी करता है। दोस्तों होता क्या है कि जैसे भारत जैसे विशाल देश में आप देखिए कि जो राज्य हैं एक जैसे नहीं है। हमारे पास उत्तर प्रदेश जैसे बड़े बड़े राज्य हैं जो इतने सांसद भेजते हैं लोकसभा में, और हमारे पास हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं जो गिने चुने ही सांसद लोकसभा में भेजते हैं। तो चूंकि सांसदों की संख्या ही सच पूछिए तो लोकतंत्र की मूल शक्ति है, इसका मतलब यह हुआ कि ये जो छोटे छोटे राज्य हैं ये तो कभी शक्तिशाली बन ही नहीं पाएंगे। इनकी आवाज तो अनसुनी की जाती रहेगी क्योंकि इनके पास सांसदों की संख्या नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है? क्या आपको नहीं लगता कि ऐसी स्थिति में गठबंधन की सरकार में ही इनके हितों की सही मायने में रक्षा हो सकती है? या यूं कह लीजिए कि इनके हित सुनिश्चित हो सकते हैं। भले ही वहां से 2-4 सांसद ही चुन करके आए हों, लेकिन अगर वो केंद्र से इतर पार्टी के सांसद हैं और वे सरकार का समर्थन कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि वो सरकार में हैं। और जब सरकार में है तो बकायदे सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, अदरवाइज वो क्षमता नहीं रखते। उनकी क्षमता यहीं तक सीमित हो जाती है कि अगर लोकसभा में या राज्यसभा में किसी विषय पर बहस हो रही है तो उस बहस में वो अपनी बात रख दें, अपनी मांग प्रस्तुत कर दें, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनकी मांग स्वीकार ही कर ली जाए। इसके साथ ही साथ एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, और लोकतंत्र पर जो विचार करने वाले राजनीतिक विश्लेषक हैं वो इस बात को कहते भी हैं कि जो बहुमत की सरकार है उसके तानाशाह बनने की संभावना रहती है। वो फिर दूसरी पार्टियों के विचारों की अनदेखी कर सकती है, और हमारे यहां ऐसा हुआ भी है। आप देखिए कि बहुत बड़े बड़े और बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक पारित कर दिए गए, लेकिन उस पर बहस नहीं हो पाई। बहस के दौरान विपक्ष वॉकआउट कर गया तो बहस ही नहीं हो पाई, और बड़े बड़े विधेयक, बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक, ऐतिहासिक विधेयक पारित कर दिए गए। इसका मतलब है कि उस विधेयक के बनने में पूरे के पूरे विपक्ष की कोई भूमिका नहीं रही। और ये जो विपक्ष हैं ये किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? हमारे देश के लोगों का ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। संख्या ही तो कम है, तो क्या हम अपने देश के उतने बड़े हिस्से के लोगों की अनदेखी कर सकते हैं? तो ये भी कहा जाता है इसके पक्ष में कि जो गठबंधन की सरकार है वो कहीं ना कहीं ये जो बहुमत की सरकार की जो तानाशाही है उसको नियंत्रित करती है।
और इसे नियंत्रित किया जाना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, मैंने दोनों पक्ष की बातें आपके सामने रखी हैं, थोड़े एनालिटिकल तरीके से रखी हैं ताकि आपके दिमाग में तथ्य उभर सके। मैंने अपना मत नहीं दिया है, आप इस पर विचार करें और इसकी अच्छी तैयारी कर लें, क्योंकि मुझे लगता है कि इस साल का जो मेंस होगा उसकी दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय राजनीति को समझने के लिए, भारतीय संविधान पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए, चाहे वो नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट ईयर हो, उस दृष्टि से भी यह विषय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस लेक्चर को आप ध्यान से सुने। तो दोस्तों, इस विषय पर बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।